नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित अर्थव्यवस्था और प्रशासन तंत्र के ऊपर। परंतु आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया था। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाली थी। अब फिर से प्रारंभ कर रहा हूं और ऐसे विषयों को चुन करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं जिनके विद्यार्थी मांग करते रहते हैं और जो आपके लिए न केवल एकेडमिक आपके क्लासेस के लिए बल्कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। एनईपी देश में लागू कर दी गई है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, और एनईपी के लिए अलग से करिकुलम बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है। तो उसमें बहुत सारी जो नए नए टॉपिक्स हैं वो जोड़े गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले छूट जाती थीं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खास करके भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र भी इतिहास के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है एनईपी के विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, मौर्य युगीन भारतीय समाज और आर्थिक जीवन का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करने वाला अर्थशास्त्र एकमात्र ग्रंथ है। इसमें जीवन और समाज के विविध पक्षों, कार्यों, समस्याओं और समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के द्वारा निर्मित विभिन्न विधानों का, विभिन्न कानूनों का, आप कह सकते हैं, विस्तार से वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के ये जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है हमारे लिए। और प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत कम लिखे गए थे। प्राचीन भारतीय विद्वानों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है, और उनमें से एक ग्रंथ हम कौटिल्य अर्थशास्त्र को भी मान सकते हैं। तो इन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें भारत के, खास करके प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास का अच्छा विवरण प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। कौटिल्य, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री था। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शासन पद्धति, राजनीति, दंड विधान, राजनीतिक घटनाओं तथा आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से उल्लेख हमें मिलता है, या विस्तार से हम कह सकते हैं कि विस्तार से इनका वर्णन किया गया है। तो इसलिए इनके बारे में जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे कि आप अपने ये इस कवर पेज पर ही देख रहे हैं, एक श्लोक मैंने उद्धृत किया हुआ है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनय रतः अनन्याम पृथ्वीम भुक्ते सर्वभूत हिते रतः। ये सूक्ति आपने सुनी होगी, सर्वभूत हिते रतः, यानी जो सबके कल्याण में रत रहता है। कौन सबके कल्याण में रत रहता है? विद्या से समन्वित राजा। विद्या से समन्वित राजा ही प्रजा को सुशिक्षित बना सकता है, और वही शत्रु विहीन इस पृथ्वी का भोग करता है। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अभिकरण में ही इस श्लोक का वर्णन है, और इसी से आपको प्रारंभ में ही एक झलक मिल जाती है कि राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो स्वयं सुशिक्षित हो, जो प्रजा को सुशिक्षित बनाने की क्षमता रखता हो, जो शत्रुविहीन हो, और जो शत्रुविहीन होकर के पृथ्वी का उपभोग करता हो। तो ऐसे राजा की आवश्यकता
होती है। मित्रों, यहाँ मैंने आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र से एक फ़ोटो लेकर के यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो पहला अधिकरण है, प्रथम अध्याय जिसको हम कहते हैं, उसी में आपको यहाँ पे कौटिल्य स्वयं कहते हैं, ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम पृथिव्या लाभे पालने च यावनत्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैक मिदमर्थशास्त्रम कृतम तस्यायम प्रकरणाधिकरण समुद्देश्य। तो वो ये कहते हैं कि मैं शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी को नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी की उपलब्धि और उपलब्ध होने पर पालन के विषय में पूर्वकालीन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्रों को रचा, प्रायः उन सब को संग्रहित करके मैं इस अर्थशास्त्र को रचता हूँ। अब इस ग्रंथ के प्रकरण और अधिकरण की सूची रूप में गणना करता हूँ। तो आचार्य चाणक्य जो है वो प्रारंभ में ही इस बात की झलक दे देते हैं। और यहाँ देखिए, ये मैंने इसलिए भी आपको डाला है कि ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र केवल इन्हीं के द्वारा, आचार्य चाणक्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, ऐसा नहीं है। आचार्य चाणक्य के पहले भी अर्थशास्त्र के कई आचार्य हुए हैं, और साथ ही साथ अर्थशास्त्र पर चिंतन मनन बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था। उस बात की झलक आचार्य चाणक्य यहाँ देते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि पूर्वकालीन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्रों को रचा, प्राय उन सबको संग्रहित करके मैं इस अर्थशास्त्र को रचता हूँ। मित्रों, तो आइए थोड़ा सा अर्थशास्त्र के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानें। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास छोटे से वीडियो में समय नहीं रहता, फिर भी ये भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में 4 पुरुषार्थों को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया। ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं, इनके बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ का विशेष स्थान है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर हम अपने 5 महायज्ञों को संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती ही है। तो समस्त सांसारिक सुखों का मूल अर्थ ही है, और जीवन के उत्तरदायित्वों को अर्थ के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के साथ साथ राज्य की दृढ़ता व स्थायित्व के लिए भी अर्थ का अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ महाभारत के उद्योग पर्व से हम एक श्लोक कोट कर रहे हैं। धनमाहु परम धर्म धने सर्व प्रतिष्ठिताम जीवंति धनिनो लोके मृता येत्यो धना नरा। तो देखिए, भारतीय शास्त्रकारों ने अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया है। महाभारत में कहा गया है, जैसा कि आप श्लोक में देखते हैं, कि अर्थ उच्चतम धर्म है, धनमाहु परम धर्म। अर्थ उच्चतम धर्म है, प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। धने सर्व प्रतिष्ठिताम, प्रत्येक वस्तु जो है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। अर्थ संपन्न लोग, यानी जो धनी लोग हैं, वो सुखी रह सकते हैं। जीवंति धनिनो लोके, इस लोक में सबसे सुखी कौन है? इस लोक में सबसे सुखी वही है जिसके पास धन है। और लोके मृता येत्व धना नरा, और जो निर्धन लोग हैं, अर्थहीन लोग हैं, वो मृतक के समान हैं। तो किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है। धन से ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म स्थापन के लिए धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य किए जा सकते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो धनहीन हैं वो प्रायः धर्म से भी हीन हो जाते हैं अनेक बार।
क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में धन की अपेक्षा की जाती है। अर्थविहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है, ऐसा कहा गया है महाभारत में ही। महाभारत के शांति पर्व में इस तरह की बात कही गई है। तो मित्रों, एक और हमने आपको बृहस्पति सूत्र से आपको जो है हमने एक उदाहरण दिया है जो आप देख सकते हैं। अर्थमर्जयेत यस्यार्थ राशिरस्ति तस्य मित्राणि धर्मस्य विद्या च गुण कर्मणो च बुद्धिरश्च धनमूलं जगत सर्वाणि तत्र सन्ति निर्धनो मृत चांडालाश्च। ये बृहस्पति सूत्र से ये उदाहरण लिया गया है। इस उदाहरण में ये कहा गया है कि धर्म विद्या गुण, बृहस्पति जो है वो भी अर्थ की महत्व प्रतिपादित करते हैं। बृहस्पति ये कहते हैं कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास, यानी जो व्यक्ति अर्थम अर्जयत, अर्थ से क्या अर्जित किया जा सकता है, वो कहते हैं कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र धर्म विद्या गुण सब कुछ होता है, उसके पास क्या नहीं होता। और दूसरी ओर अर्थहीन व्यक्ति मृतक अथवा चांडाल के समान होता है। तो इस तरह से धन मूलम जगत, अर्थ ही जो है वो धन का, जगत का मूल है। अर्थ यानी धन, यानी अर्थ ही जो है वो जगत का मूल है। आर्थिक अभिलाषाएं और आकांक्षाएं पूर्णतः धन पर आधारित हैं। मनुष्य के जीवन की अर्थ संबंधी जो तृष्णा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती है। और प्राय बहुत सारे मनुष्य जो है वो अर्थ का उपार्जन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो जीवन के आनंद को या जीवन के सुखों को भोग सकें। साथ ही साथ उनके ऊपर गृहस्थ के रूप में जो उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व का भली भांति वो पालन कर सकें। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और धनार्जन जो है वो आवश्यक है उसके लिए। तो मित्रों, अर्थ क्यों आवश्यक है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ बता दें कि अर्थशास्त्र का मतलब यह कदापि नहीं है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का मतलब कि ये ग्रंथ अर्थशास्त्र का है। हाँ, इसमें अर्थशास्त्र का भी वर्णन है, इसमें कृषि का वर्णन है, इसमें व्यापार का भी वर्णन आपको मिल जाएगा, इसमें हर चीज़ का वर्णन मिल जाएगा। खेती बाड़ी कैसे करते हैं, तमाम जो कर वसूलने वाले जो अधिकारी हैं, खाद बीज मौसम, हर चीज़ के बारे में इसमें जानकारी हमें मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वास्तव में ये ग्रंथ जो है ये राज्य प्रशासन का है, राज्य के प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है कि एक, और उसी का एक अंग जो है ये अर्थशास्त्र भी है। तो राज्य का अनुशासन कैसा हो, राज्य का प्रशासन कैसा हो, राज्य का विधान कैसा हो, राजा कैसा हो, उसके अधिकारी कैसे हों, किस तरह से उनका काम बटा हुआ हो, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हों, इन सब का विस्तार से वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। मित्रों, कौटिल्य अर्थशास्त्र के 15वें अभिकरण के प्रारंभ में ही चाणक्य, उसमें 15वें अभिकरण में चाणक्य के सूत्र हैं, वो बहुत संक्षेप में, जब आप अगर कभी कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ें तो 15वां अभिकरण आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ, जो कुछ भी चाणक्य कहना चाहते हैं उसका सार संक्षेप आपको मिल जाएगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवाया विज्ञानम, विज्ञानेनात्मानं संपादयेत, संपादितात्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः संयुज्येत। तो ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का 15वां अभिकरण है, उसका प्रारंभ का लेख है ये।
अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य, राज्य का मूल इंद्रियों पर विजय, इंद्रियों पर विजय का मूल विनय, विनय का मूल वृद्धों की सेवा, वृद्धों की सेवा का मूल विज्ञान है। इसलिए विज्ञान से अपने आप को संपन्न करें। यहाँ विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान, क्योंकि जो इंद्रिय जयी मनुष्य विज्ञान का संपादन कर लेता है वही जितात्मा है। जितात्मा यानी जिसने अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त कर ली हो, जितात्मा है जो, वो अपनी सभी कामनाएं, अपनी सभी मनोकामनाएं, अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर लेता है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। और ये उन्होंने जो ज्ञान लिया है, निश्चित रूप से जो भारत का जो आध्यात्मिक साहित्य है वहीं से उन्होंने भी ज्ञान लिया है, क्योंकि उनकी भी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी और उन्होंने भी भारतीय आध्यात्म का, धर्म का, इसका बहुत गहरा अध्ययन किया था। तो प्राचीन भारत में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में कौटिल्य अर्थशास्त्र को पहला स्थान प्राप्त है। इस पर भी हमने पहले भी चर्चा की। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन शासन पद्धति, राजनीति, दंड विधान, अर्थव्यवस्था व सामाजिक अवस्थाओं के विषय में प्रामाणिक सूचना प्राप्त होती है। मित्रों, कौटिल्य अर्थशास्त्र का जहाँ तक रचना काल है उसके विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है और अधिकांश विद्वान फिर भी इसे 320 ईस्वी के आसपास की रचना मानते हैं। अर्थशास्त्र रचनाकार जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य, कौटिल्य ही थे। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र इसे कहा जाता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कुटिल या कूटनीति के प्रमुख प्रवर्तक और आचार्य होने के कारण इनको कौटिल्य कहा जाता है। तो यह मौर्य वंश के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को एक साधारण स्थिति से सम्राट बनाया था। ये चंद्रगुप्त के, आप कह सकते हैं, चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के निर्माता, चंद्रगुप्त के गुरु, चंद्रगुप्त के पथ प्रदर्शक और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। यद्यपि मुद्रा राक्षस एवं चंद्रगुप्त आदि नाटकों का अध्ययन किया जाए तो इन नाटकों के अनुसार इन्होंने चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के तत्काल बाद ही मंत्रित्व या मंत्रिपद राक्षस को सौंप दिया था, अमात्य राक्षस को। इनके 5-6 अन्य नाम भी मिलते हैं, परंतु प्रसिद्ध नाम जो है वो कौटिल्य या चाणक्य ही है। अर्थशास्त्र के रचयिता निश्चय ही यही हैं और इसका प्रमाण उसके अनेक अंतः साक्ष्य से उपलब्ध है। बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे स्वयं एव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रम च भाष्यम च, अर्थात इसके सूत्र एवं भाष्य की रचना भी रचयिता विष्णुगुप्त ने स्वयं ही की। तो विष्णुगुप्त नाम हमें मिलता है उसमें। बाह्य प्रमाणों के आधार पर भी यह विष्णुगुप्त चाणक्य की ही रचना ठहरती है। मेघस्थनीज के यात्रा विवरण भी इससे मिलते जुलते हैं। कामंदक नामक विद्वान ने अपने नीति शास्त्र में विष्णुगुप्त को नमस्कार किया है। कामंदक नीति सार का नाम आपने सुना होगा। तो अपनी रचना का प्रयोजन भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप करना बताया है कामंदक ने। आचार्य दंडी ने अपनी रचना दश कुमार चरित में अर्थशास्त्र में 6000 श्लोकों के होने की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त सोमदेव विरचित नीति वाक्यामृत, पंचतंत्र, जैन धर्म से संबंधित नंदी सूत्र और मल्लीनाथ द्वारा कालिदास की रचनाओं पर की गई टीकाओं में अनेक बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रसंगतः चर्चाएं आती हैं। तो रचना काल के संबंध में विवाद है, परंतु यह निश्चित है कि इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में ही हुई है। इन विवादों में कोई तथ्य नहीं है। चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों का मत है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि के आधार पर चंद्रगुप्त चाणक्य का सामीप्य
स्वतः प्रमाणित है। चंद्रगुप्त संबंधी नाटकों के साक्ष्य का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। जैसे हमने अभी मुद्रा राक्षस नाटक की बात की, चंद्रगुप्त नाटक की बात की। तो पाश्चात्य विद्वान हिलब्रेट ने लगभग 72 बार अर्थशास्त्र में इति चाणक्य जैसे शब्दों को देखकर यह आशंका व्यक्त की थी कि कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना न होकर उसके अनुयायियों की रचना, नहीं तो बार बार अपना नाम अंकित करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु जैकोबी नामक पाश्चात्य विद्वान जो है वो इस मत का खंडन करता है और वो ये कहता है कि भारत में ऐसा लिखने की परंपरा रही है। तो इस विवाद को अधिक लंबा न खींचते हुए हम यही कह सकते हैं कि इसका रचना काल 320 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अनेक पाश्चात्य विद्वान जैसे डॉक्टर फ्लैरो, जैकोबी, डॉक्टर थॉमस, विंटरनिस्ट, कीथ आदि भी जो है वो इसकी रचना लगभग ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी ही मानते हैं। तो इस ग्रंथ में प्रयुक्त मौर्यार्थ और नरेंद्रार्थ जैसे शब्द भी इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के राजत्व काल को ही प्रमाणित करते हैं। अशोककालीन शासन लेखों में मिलने वाले अनेक शब्द भी इस ग्रंथ में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। इसमें जो अनेक प्रकार के विधान दिए हैं उनकी चर्चा केवल चर्चा ही नहीं बल्कि उनकी परिणति भी अशोककालीन भारत में हुई थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जैसे सड़कों एवं पगडंडियों पर कुएं खुदवाने, सड़कों के दोनों ओर औषधीय वृक्ष रोपित करने चाहिए आदि, ये सब बातें जो हैं वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं और अशोक ने ऐसा कराया था। तो अतः इसका रचना काल अशोक से पहले हुआ था ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, अब आइए हम जो है अर्थशास्त्र का जो वर्ण्य विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है इसलिए यहाँ छोटे से वीडियो में सारी बातें बता पाना मुश्किल है, फिर भी हम आपको एक संक्षिप्त वानगी अवश्य देना चाहेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो प्रथम अभिकरण है मित्रों, प्रथम अभिकरण जो है विनयाधिकारिक उसको बोलते हैं। और इसमें मैंने शुरू में ही आपको कवर पेज पे आपने देखा कि प्रथम अभिकरण से मैंने एक श्लोक आपको दिया था जो कि आप फिर से देख सकते हैं, जो ये है विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनय रतः अनन्याम पृथ्वी भुक्ते सर्वभूतिते रतः। तो ये श्लोक जो है प्रथम अभिकरण से लिया गया। तो इसमें बहुत सारी बातों का वर्णन है, प्रकरण इसमें विद्या समुद्देश, त्रय स्थापना, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, काम आदि जो षड रिपु हैं उनको त्यागने के बारे में कहा गया है। इंद्रिय जन्य राजर्षि व्यवहार इत्यादि की बात की गई है। इसमें अमात्य नियोग की बात की गई है, मंत्री पुरोहित नियोग की बात की गई है, गूढ़ पुरुष नियोग की बात की गई है। इसमें राजपुत्र रक्षण की बात की गई है और आत्मरक्षण वगैरह की बात की गई है। इसी में हमें राज्य के जो साप्तांग सिद्धांत हैं उनकी झलक भी यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। द्वितीय अभिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय अभिकरण जो है वो उसमें बहुत सारी बातें हैं, जो जैसे इसमें भूमि क्षेत्र विधान है, दुर्ग विधान है, दुर्ग निवेश है, इसमें समाहर्ता का उल्लेख है, इसमें अक्षपटल का उल्लेख है, इसमें जो है शासनाधिकार की बातें की गई हैं, रत्न परीक्षा की बात की गई है, खानों के संचालन की बात की गई है, स्वर्णाध्यक्ष, अक्षशाला इत्यादि की बात की गई है, माप तोल देश काल का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें सीता अध्यक्ष जो कृषि से संबंधित अधिकारी होता था उसके कर्तव्य आदि की बात भी इसमें की गई है मित्रों। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में यथास्थान यथा विषय प्राचीन आचार्यों और संप्रदायों के उल्लेख हैं और जैसे कि मैंने बताया इसमें कुल 15 अभिकरण हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो द्वितीय जो अभिकरण है अध्यक्ष प्रचार के नाम से उसको जाना जाता है और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको बताया। तो द्वितीय अभिकरण के 23वें प्रकरण के में
सन्निधाता का उल्लेख है। सन्निधात्री निश्चय कर्म नामक अध्याय में कोश संग्रह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह नामक भंडारों के संबंध में इसमें विवेचन उपस्थित किए गए। कोष संग्रह है जहाँ पे राजकोष वगैरह का संग्रह किया जाता है। पण्यगृह है मतलब जहाँ खरीदने बेचने वाली चीज़ों का जो संग्रह होता है। कोष्ठागार है, इसी तरह से कुप्यगृह है। तो आप इनके बारे में डिटेल में आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत के इतिहास में, मौर्य प्रशासन में। सन्निधाता का उल्लेख इसमें है। द्वितीय प्रकरण में उसको ये सलाह दी गई है कि वह कोषागारों में लाकर रखे जाने वाले बहुमूल्य पत्थरों, द्रव्यों और वस्त्रों की परीक्षा अच्छे ढंग से कराए, उनके रख रखाव का प्रबंध करे। तो इसी प्रकार की अनुशंसाएं अन्न संग्रह के संबंध में भी की गई हैं। सभी पदार्थों की नाप तौल और उनकी चोरी आदि को रोकने के बारे में इसमें बात की गई है, और उनसे संबंधित जो दंड विधान है, अगर कोई चोरी चकारी करता है तो क्या दंड दिया जाए, उसका उल्लेख भी है। द्वितीय अभिकरण के 24वें प्रकरण में ही समाहर्ता का उल्लेख है। समाहर्ता जो था वो कर वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, और उसके कार्यों तथा उसके अधीन कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यों में लगे हुए अध्यक्षों आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें सीताध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अक्षपटल जो आय व्यय और कागज, जो दफ्तर के कागज, बही खाता वगैरह की देखभाल करता था, उसे अक्षपटल कहते थे। 26वें प्रकरण में कहा गया है कि समस्त राज्य कार्यों का आधार कोष ही होता है। तो ये द्वितीय अभिकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तृतीय अभिकरण जो है वो धर्मस्थीय कानूनों का इसमें विस्तार से विवरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो धर्मस्थीय कानून हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो दीवानी और फौजदारी नामक दो तरह के कानून होते थे, तो इसमें जो है धर्मस्थीय उसी से संबंधित कानून थे। और इसमें ऋण से संबंधित मामले आते थे, क्रय विक्रय से संबंधित मामले आते थे धर्मस्थीय न्यायालयों में। और इसमें जो है 15वें अध्याय में अगर आप देखेंगे इसके, तो इसमें न्यायिक प्रक्रियाओं, अपराधों और दंडों के विवेचन हमें प्राप्त होते हैं। तो वहाँ ऋणों की चर्चा के सिलसिले में सूद की दर या गिरवी रख करके बिना गिरवी रखे हुए ऋणों को लेन देन, ऋणों की वसूली के नियम, ऋणों को लेने वालों के उत्तरदायित्व आदि के संबंध में बहुत सारी अनुशंसाएं हमें प्राप्त होती हैं मित्रों। इसी तरह से कंटक शोधन की बात अगर हम करें तो कंटक शोधन जो है, ये जो फौजदारी अदालतें होती थी उनको हम लोग जो है वो उस काल में मौर्य काल में जो है कंटक शोधन कहा जाता था। तो कंटक शोधन जो है वो एक तरह से देखिए कौटिल्य ने लिखा है कि कंटक उन्हें कहते हैं जो भले व्यक्तियों को सताते रहते हैं, और उनके लिए वर्तमान समय में आप अगर हम तुलना करें उनकी, तो जैसे आजकल हम जिन लोगों के लिए गुंडा, बदमाश, लुटेरा इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग जो है यही कंटक हैं, जो समाज के कंटक हैं। तो समाज के कंटकों को दूर करने के उपाय जो है वो इस अभिकरण में बताए गए हैं। प्रजा के सताने वालों में कारुक अर्थात शिल्पी की भी गणना की गई है। कंटकों से प्रजा के रक्षण के विषय में इसमें बात की गई है। इसके लिए 3 प्रदेष्टा अर्थात कंटक निवारणार्थ नियुक्त अधिकारी और 3 आमात्य मिलकर के प्रजा की रक्षा में तत्पर हों, इस तरह की बात कही गई है। और तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिकरण है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम नहीं बातचीत कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसकी एक झलक देने का प्रयास किया है। तो इसमें तरह तरह की परीक्षाएं लेने जो है और तरह तरह से दंड देने की बातें की गई है कि किस तरह से लोगों को समाज के कंटकों से बचाया जाए। चौथा अभिकरण जो है वो हो गया। 5वां अभिकरण जो है ये
कराधान, कोष विधान इत्यादि से संबंधित है। इसमें आर्थिक आपत्तियों के समय राजकोष के बढ़ाने के उन उपायों के विवरण आते हैं जो सामान्य काल में उचित अथवा विहित नहीं माने जाते थे। तो साधारणतया कर संग्रह के साधारण नियमों की अपेक्षा अधिक कठोर और जोर जबरदस्ती वाले नियम ही जो है वो बनाए जाते थे, माने जाते थे। तो इसी तरह से छठा अभिकरण जो है वो मंडल योनि अभिकरण कहा जाता है इसको। तो छठे अभिकरण के प्रथम अध्याय में सप्त प्रकृतियों के आदर्श गुणों और स्थितियों की चर्चा के समय राज्य की कोष संपदा कैसी होनी चाहिए इसका विवरण है, और साथ ही साथ कर वसूली वगैरह से संबंधित बातें भी इसमें कही गई हैं। और इसमें जो है बहुमूल्य धातुओं और सिक्कों से कोष को भरा होना चाहिए, इस तरह की बात भी कही गई है। सातवें अभिकरण में युद्ध, शांति व संधियों का उल्लेख किया गया है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे भूमि संधि, अनवसित संधि, कर्म संधि, और साथ ही साथ दंडोपनत की वृत्ति, बलवान से विरोध और विजित का व्यवहार इत्यादि की बातें इसमें की गई हैं। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं युद्ध, शांति और संधि, जैसे कि हम दूसरे राज्यों के साथ युद्ध करते हैं, उनके साथ शांति वार्ता किस तरह से करते हैं, फिर किस तरह से संधियां करते हैं, इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। आठवें अभिकरण में राज्य पर विभिन्न कारणों से आने वाली विपत्तियों का उल्लेख है, और ये विपत्तियां जो है वो जैसे मान लीजिए बहुत लोग बहुत व्यसनी हो जाएं, यानी नशा वगैरह करने लगे, विभिन्न प्रकार के व्यसन करने लगे, राजा प्रजा सब व्यसनों में फंस जाए, गलत कामों में फंस जाए। तो इस तरह के गलत कामों में अगर जैसे लोग जो है, कहने का मतलब कि अगर लोगों के अंदर का जो नैतिक मूल्य है वो समाप्त हो जाए, यानी कि लोग दुष्प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में राज्य पे बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं, और उन विपत्तियों का उल्लेख इसमें किया गया है। हम लोग इतिहास में पढ़ते रहते हैं कि बहुत सारे शासक जो है वो भोग विलास में डूबे रहते थे, भोग विलास में डूबे रहने के कारण उनका राज्य नष्ट हो जाता था। स्वयं मौर्य साम्राज्य का भी उदाहरण ले लीजिए, अशोक के बाद जो स्थिति आई, अशोक के बाद इतने सारे शासक आए लेकिन कोई भी चंद्रगुप्त और अशोक जैसा नहीं हो सका। नवम अभिकरण में देश काल के बलाबल आदि का विवरण दिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसी तरह 10वां अभिकरण जो है इसमें युद्ध संबंधी विचार विमर्श से संबंधित है। स्कंधावार निवेश की बात की गई है, इसमें स्कंधावार प्रयाण की बात की गई है, कूट युद्ध विकल्प की बात की गई है, सैन्य प्रोत्साहन की बात की गई है, युद्ध भूमि, पदाति, अश्व, रथ, हाथी यानी जो सेना है हमारी उसकी बात की गई है, व्यूह विभाग की बात की गई है, दंड भोग, मंडल इत्यादि, व्यूह स्थापना इत्यादि की बात जो है इस 10वें मंडल में की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। इसी तरह से 11वां अभिकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है भेद, प्रयोग और उपांशु दंड आदि के द्वारा शत्रु विनाश की चर्चा है, यानी कि जिसे हम ये कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद। तो भेद शब्द आप जानते हैं, भेद का मतलब यह है कि शत्रु के राज्य में फूट डाल देना, उनको व्यसनी बना देना। अब जैसे आप देखिए अजात शत्रु ने वैशाली के ऊपर जो अधिकार किया था, तो किस तरह से सीधे अधिकार नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपने मंत्री को वहाँ भेजा, अपने मंत्री को भेज करके उसने वहाँ फूट डलवा दी। तो इसी तरह से विषकन्याओं वगैरह का प्रयोग किया जाता है। आजकल के समय में भी इनका उपयोग, जिसे हनी ट्रैप कहते हैं, आजकल के समय में हनी ट्रैप शब्द जो है बड़ा प्रचलित है। तो इस तरह से हनी ट्रैप इत्यादि में फंसा करके भी दूसरे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की जाती थी। तो हर तरह के भेद का प्रयोग है, मतलब छल से, बल से, किसी भी तरह से दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्या क्या उपाय किए जाए, उनकी चर्चा यहाँ 12वें अभिकरण में
शत्रु विजय के उपायों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। शत्रुओं, इसी तरह से 13वें अभिकरण में शत्रुओं को प्रभावित करने वाले उपायों का विवरण है। 14वां अभिकरण जो है वो रहस्यात्मक तत्वों से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी रहस्यात्मक बातें, औपनिषदिक बातें जो हैं वो की गई हैं। इसमें परघात प्रयोग, प्रलंबन के अद्भुत उत्पादन, प्रलंबन में भैषज्य मंत्र का प्रयोग, स्वसन्य घातक प्रयोगों का प्रतिकार जैसी चर्चाएं की गई हैं। और 15वां जो अभिकरण है उसमें चाणक्य के राज्य संबंधी सूत्रों का संग्रह है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप जो है इनको देख सकते हैं। बीच बीच में अब जैसे बहुत सारी बातें कही गई हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है देश की, जनपद की व्याख्या की गई है। उसमें ये कहा गया है कि देश और जनपद जो है वो, जनपद शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया कि हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जनपद विस्तृत होता है। इसमें विशाल क्षेत्र होते हैं, जंगल, पहाड़, गांव, समतल, असमतल भूमि आदि सब कुछ जो है वो इसमें विद्यमान होता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में बहुत सारी कृषि वगैरह, ग्राम वगैरह से संबंधित जो है वो बहुत सारी बातों का उल्लेख है। जो हमारे जो गांव होते थे, अब जैसे ग्रामों का विकास धीरे धीरे जो है वैदिक काल से ही हो गया था। तो वैदिक काल में जो ग्राम प्रधान वगैरह होता था, वो आगे चल करके हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र में भी ग्रामिक अथवा ग्रामकूट शब्द का उल्लेख आया है। अर्थशास्त्र में ग्राम भृतक शब्द भी आता है और जिसे ग्रामिक का ही पर्याय समझा जाता है। उसके अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। और अर्थशास्त्र में जो है ये भी उल्लेख है कि ग्राम विद्ध जो है वो गांवों के मंदिरों, नाबालिगों इत्यादि के संपत्तियों के न्यासधारी माने जाते थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते थे। इसी तरह से मित्रों, अर्थशास्त्र में और भी बहुत सारी, जैसे गाँव की परिधि है, जुताई है, बुआई है, खेती बाड़ी का तरीका क्या है, चरागाह वगैरह की व्यवस्था किस तरह से होती थी, और खेतों, गांव की सीमाओं के निर्धारण की व्यवस्थाएं भी इनमें दी गई है। इनमें जो है कुओं, तालाबों, खो, कंदरा, जंगल, पहाड़, टीला, नदी, पुल, पुलिया, कुआं, पानी की टंकियों, मंदिरों, झरनों आदि तरह तरह के जो है दीर्घजीवी वृक्षों इत्यादि की चर्चा की गई है, जो उस समय के गांवों से संबंधित हुआ करते थे। विष्टि शब्द का भी उल्लेख आया है, जो बेगार के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ अर्थशास्त्र में जो जमीन के माप वगैरह के लिए जो है वो एक छड़ी का उल्लेख है, जो कि प्रायः कहा गया है कि अर्थशास्त्र में इसकी लंबाई जो है 96 अंगुल, 96 अंगुल बताई गई है। लेकिन अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती थी, उसके मापक दंड की लंबाई 192 अंगुल बताई गई है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में धनु या धनुष नामक एक मापक यंत्र का उल्लेख है, जो 4 हाथ अथवा 96 अंगुल या 96 अंगुल के बराबर हुआ करता था। तो इस तरह से जमीन की नपाई इत्यादि भी होती थी। कृषि उत्पादों के संबंध में इसमें विशद चर्चा की गई है। और साथ ही साथ जो है इसमें ये भी बताया गया है कि अगर वर्षा जो है वो साल भर होने वाली है, तो उसमें जो है वो 1/3 वर्षा जून जुलाई या आषाढ़ महीना, जो जैसे आजकल आषाढ़ सावन चल रहा है अभी भी, तो उसमें होती थी। कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर में होती थी 1/3, 1/3 भादों अक्वार में होती थी, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में होती थी। तो वर्षा जो है वो के दौरान खेती बाड़ी कैसे की जाए, किस तरह से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाए तालाब वगैरह में, इन सब की भी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। विभिन्न प्रकार इसमें जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में शीताध्यक्ष जो है वो ये अनुशंसा करता है कि अधिक या कम वर्षा का अनुमान लगाकर विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार का अन्न बोया जाए। और तो बहुत सारे अन्नों का उल्लेख भी किया है मित्रों।
चूँकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अभी हमें प्रशासन की भी चर्चा करनी है। तो यहाँ ईख की खेती का भी उल्लेख मिलता है, और बीज बोए जाने के लिए बीज को कैसे तैयार किया जाए इसकी अनुशंसा अर्थशास्त्र में हमें मिलती है कि बीजों को जो है वो कैसे 7 दिन तक जो है ओस में रखा जाना चाहिए, फिर 7 दिन उसको धूप में सुखाना चाहिए, और जैसे मूंग उड़द आदि को 3-3 दिनों तक ओस और धूप में रखना चाहिए। एक के कटे हुए बीज के टुकड़ों पर मधु, घी, सूअर की चर्बी और गोबर का लेप करना चाहिए। कटहल के बीज बोने वाले गड्ढों में पहले घास फूद आदि रख करके उसमें उष्णता पैदा करनी चाहिए। मत्स्य पालन वगैरह का भी जो है इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें जो है गोबर, घास फूस, मछली की हड्डियों, सेहूड़ और दूध के पशुओं की हड्डियों इत्यादि से खाद बनाने का उल्लेख भी किया है। बाकी कंपोस्ट खाद जैसे बनती थी गड्ढे में डाल करके, वो तो बनता ही था। नदी, सरोवर, तालाब, कुओं इत्यादि से पानी निकाल करके सिंचाई का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में किया गया है। रहट का भी उल्लेख है। कंधों और पीठ पे ढोके भी लोग सिंचाई इत्यादि किया करते थे। सिंचाई के साधनों का भरपूर इसमें जो है उल्लेख किया गया है। इसी तरह से मौर्य साम्राज्य में जो राजकीय खेती होती थी उनका उल्लेख किया गया। सीताध्यक्ष नामक कृषि अधिकारी बटाईदारों और साधारण मजदूरों पर बहुत अंश तक निर्भर करता था, और दोनों के बीच में कुछ शर्तें हुआ करती थी जिनके अनुसार जो है मजदूर लोग काम किया करते थे। एक अन्य प्रकार के कृषि श्रमिकों की भी जानकारी होती है जिन्हें आजकल बटाईदार कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि बटाईदार की ये प्रथा जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है, मौर्य काल में भी जो है वो प्रचलित थी। राजा को ये उपदेश दिया गया है कि शत्रु राज्य को हानि पहुंचाने है तो उसके देश पर तब आक्रमण करना चाहिए जब वहाँ फसल तैयार हो रही हो। मित्रों, इसी तरह से अर्थशास्त्र में यह भी निर्देशित है कि लोगों की विपदाओं को दूर करने हेतु उन्हें बीज, कृषि उपकरणों एवं अन्य सामानों की मदद राजा के द्वारा दी जानी चाहिए। मित्र राज्यों से जो है वो सहायता जरूरत हो तो मांगनी चाहिए। इसी तरह से करों का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी कर वसूलता था, जिसे बलि कहते थे। बलि के साथ साथ भाग शब्द भी जो है प्रचलित था। बहुत सारे शब्द मिलते हैं, कर, वृष्टि, प्रणय, शुल्क, बलि, भाग इत्यादि का जिक्र जो है जो आप मौर्य प्रशासन में पढ़ते होंगे, इसलिए यहाँ उसकी विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऊपरी कर और उद्रंग कर का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। ऊपरी कर में ऊपरी शब्द संस्कृत भाषा का है और अतिरिक्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। तो मित्रों, तो इस तरह से अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने साधारण भूमि कर जो है वो 1/6 बताया है कि जो लगता था। साथ ही साथ कभी कभी अतिरिक्त कर भी लगाए जाते थे जिसे उदक भाग कहा जाता था, और बहुत आवश्यक होने पर जो है वो कर वसूले जाते थे। कभी कभी सिंचाई कर वगैरह भी लिया जाता था 1/5 भाग से 1/3 भाग तक, और जो लोग जो है वो सरकारी सिंचाई के साधनों का उपयोग करते थे तो उनसे ये कर वसूल किया जाता था। तो हमने आर्थिक इतिहास के बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली मित्रों। बस थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन तंत्र की थोड़ी चर्चा अगर हम ना करें तो ये ठीक नहीं होगा। तो राजा जो है वो राज्य का मुखिया होता था, और तो राजतंत्रात्मक विषयों पे लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इसमें जो है 4 वर्णों का भी उल्लेख किया है, और प्रत्येक वर्ण से अपने वर्ण धर्म के अनुसार काम करने की अपेक्षा की है। साथ ही साथ उसने ये कहा है कि किसी को अनुचित दंड न दिया जाए, और कौटिल्य जो है प्रजाजनों के प्रति बहुत ही दयालु था। अनावश्यक दंड देने के पक्ष में नहीं था उन्हें, और लेकिन न्यायाधीशों पर भी वो सतर्क दृष्टि रखता है, और उसने ये कहा है कि अनुचित दंड किसी को न दिया जाए। घूसखोरी के द्वारा अपराधी को
छोड़ा न जाए, यानी कि न्यायाधीश भ्रष्ट न हो, इस पर भी उसकी नज़र थी। और आज के समय में हम देखते हैं कि न्यायाधीश अविचारपूर्ण निर्णय दे देते हैं और उसकी कोई अपील जो है उनके खिलाफ, न्यायाधीशों के खिलाफ अपील करना जो है बड़ा कठिन काम होता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाता है। आमात्यों द्वारा अपराध होने पर राजा उन्हें भी दंड दे सकता था। राजधर्म की प्रतिष्ठा रखने और मंत्रियों या राजकुमारों आदि के विरोधी हो जाने पर उनके लिए भी उपांशुवध, जैसे कि आप देख सकते हैं 11वें अभिकरण में इसका उल्लेख किया गया है उपांशु दंड का। तो अगर आमात्य इत्यादि अपराध करते हैं तो उनको भी दंड दिया जा सकता था। न्याय न्याय है, वो अप्रिय अप्रिय का कोई भेद नहीं करता था। धर्माधिकारी हो या मंत्री हो, उसे अपना कर्तव्य सम्यक रूप से पालन करना ही होगा, वरना वो दंड का भागी होगा। किसी कारण से राजकोष में कमी हो जाने पर राजा को यह अधिकार होता था कि वो प्रजा से किसी भी प्रकार का धन वसूल करे। यहाँ एक बात ये लगती है, आश्चर्यजनक लगती है कि उसमें चाहे मिथ्या व्यवहार या बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा, इसके पीछे कारण यह है कि राजा चूंकि प्रजा का जो है वो रक्षक होता है, प्रजा उसकी संतान होती है। अशोक लिखता भी है सारी प्रजा मेरी संतान है। तो इसलिए जो है कौटिल्य का ये कहना है कि जब विपत्ति आए, आपत्ति आए, कभी विशेष परिस्थितियां आ जाए तो प्रजा से कर वसूल करना ही चाहिए। राजा का राजतंत्र पर पूर्ण आधिपत्य था और राजा जो है वो, उसमें भी उत्थान गुण होना अत्यंत आवश्यक कहा है कौटिल्य ने। उत्थान का अर्थ है सभी चलते हुए कार्यों का निरीक्षण और परीक्षण करने की क्षमता होना। राजा में इस गुण का न होना निश्चय ही सब प्रकार के अनर्थों का मूल है। यानी कि राजा अगर भोग विलास रखने वाला है, राजा अगर अपने प्रशासन के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखता, तो इसका मतलब ये है कि वो राजा, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि कर्कट धर्माणो ही राजपुत्रा जनक भक्षा, अर्थात कर्कट सी प्रवृत्ति वाले होने के कारण राजपुत्र अपने पिता का ही भक्षण कर लेते हैं। तो इसलिए राजा को राजकुमारों, रानियों इत्यादि के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, उनके ऊपर भी उसे आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तरह तरह के षड्यंत्र होते रहते हैं। राजा के आवागमन के विषय में भी कुछ नियम है। कौटिल्य उन नियमों को मानने का उपदेश देते हैं। अधिक भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाना, अकेले न चलना, विश्वस्त नाविकों, वाहकों, सारथियों और महावतों आदि की उपस्थिति में ही जो है वो पग बाहर निकालना, और साथ ही साथ राजा जो है वो पूरी तरह से जब उसको भरोसा हो जाए तभी उसे जलपोत, यान, रथ, अश्व, गज आदि की सवारी करनी चाहिए। किसी अन्य देश के दूत या सामंत से भेंट करना आवश्यक हो तो अपने अमात्य वर्ग से घिरा रहकर ही उससे मिले। राजा को अपने अंगरक्षकों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। यदि किसी मान्य पुरुष, सिद्ध पुरुष, तपस्वी, महात्मा आदि से मिलना हो तब भी अंगरक्षक उसके साथ उपस्थित होने चाहिए। साथ ही साथ राजा के खान पान की भी भली प्रकार से परीक्षा होनी चाहिए। किसी भी द्रव्य में विष मिलाया जा सकता है, तो इसलिए बाह्य रूप से उसकी पहचान नहीं हो सकती। पाकशाला में तैयार हुए भोजन को पाकशाला अधिकारी पहले स्वयं चखता था, फिर उसके बाद राजा उसको खाता था। तो इसी प्रकार से औषधि आदि की परीक्षा की व्यवस्था भी है। और साथ ही साथ राजा जो है उसको विष कन्याओं वगैरह से भी बच कर रहने की बात भी कही गई है। तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में शासन तंत्र के संचालन का जो वर्णन किया गया है वह वर्तमान प्रणाली से बहुत भिन्न नहीं था। उस समय भी राज्य के विभिन्न विभागों में उनके अध्यक्षों, अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती थीं। राजतंत्र के प्रमुख अंग या प्रमुख विभाग जो थे उसमें अच्छे अधिकारी होते थे और उनको अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था, किंतु वे प्रजाजनों के हित का साधन न करते हुए प्रायः राजहित के साधन में ही लगे रहते थे। और इसमें संदेह नहीं कि उस समय भी भ्रष्टाचार वगैरह था, तभी कौटिल्य ने भ्रष्टाचार से बचे रहने के लिए बार बार कहा है। और नगर व्यवस्था का भार जो है वो 6 समितियों को दिया गया था। नागरक नामक अधिकारी होता था जो महामात्र पर होने वाले विधान में
सॉरी, नगर व्यवस्था जो है वो नागरिक नामक अधिकारी के जिम्मे होता था। नगर पालिकाएं जैसे आजकल काम करती हैं तो लगभग उस तरह की व्यवस्था थी। 6 समितियां थीं जिसमें विदेशी यात्री वगैरह आते थे तो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता था। जो श्रेणियों के संगठन थे जो उत्पादन वगैरह करते थे तो उत्पादित वस्तुओं के मूल्य वगैरह भी निर्धारित किए जाते थे। जो सेल्स टैक्स वगैरह थे वो भी निर्धारित किए जाते थे। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वगैरह भी लिए जाते थे। प्रजाजनों का भी बहुत सारा उत्तरदायित्व होता था, उसकी ओर भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि कौटिल्य ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। कौटिल्य ने जो है वो सबको अपना उत्तरदायित्व निभाने की सीख दी है। तो संक्षेप में मित्रों हम कह सकते हैं कि राज्य को अधिकाधिक सुदृढ़, समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए जो है वो अर्थशास्त्र में ग्रामों की स्थिति, ग्राम प्रधान, कृषि भूमि, भूमि के प्रकार, भूमि सर्वेक्षण, उसकी विधियां, भूस्वामित्व, कृषि विकास के उपाय, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। तो और विभिन्न विभागों की भी हमने चर्चा कर ली। तो राज्य को ये सब इसलिए था कि जिससे राज्य को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके, और इसीलिए जो है इस अर्थशास्त्र में इनके लिए नियम विधानों की व्यवस्था की गई है। चाणक्य ने एक सार्वभौम अखंड भारत का सपना देखा था और भारतीय इतिहास में कदाचित वह पहला व्यक्ति था जिसने एक अखंड भारत के निर्माण की वकालत की और चंद्रगुप्त के जरिए अपने उस सपने को साकार भी किया। उसने अपनी युगीन राजनीति को सुनियोजित ढंग से परिचालित भी किया था। उसने उस विराट सपने की भविष्य में पूर्ति एवं संरक्षा की आकांक्षाओं से ही अपने काल तक में उपलब्ध नीति ग्रंथों एवं अर्थशास्त्रों का गहन अध्ययन करके, उनका मंथन करके अपने अर्थशास्त्र का प्रणयन किया, जो कि उसने प्रारंभ में ही लिख दिया था। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है। और तो इस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें 15 विकरण हैं। इसके अंतर्गत 180 प्रकरण हैं और अधिकरण मुख्यतः राजा की शिक्षा से ही संबंधित हैं। राजा के लिए इसमें जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है। राजा को एक तरह से राज्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। राजा जो है वो तभी अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि व्यावहारिक जीवन में राजनीतिक विषयों की व्यापक चर्चा होने के कारण कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो एक अनमोल ग्रंथ है और आज के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसका उपयोग जो है वो उतना ही मानते हैं। आज भी ये ग्रंथ प्रासंगिक है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। इसके ऊपर न जाने कितने शोध हो चुके हैं और इतना विस्तार से कोई ग्रंथ लिखा गया हो जिसमें राज्य का कोई भी अंग न छूटा हो, ये ही अपने आप में अभूतपूर्व है। तो मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप जानते हैं ये विषय बड़ा विस्तृत है। इसको संक्षेप में बता पाना बड़ा कठिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आपके सामने आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या चाहिए, किस विषय पे चाहिए टॉपिक, तो मैं उनको लेके आऊँगा। जल्द ही मैं आर्यभट्ट, बारहमिहिर इत्यादि वैज्ञानिकों के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। उनका कंटेंट भी तैयार कर रहा हूँ, जल्दी लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ।